हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। आज 31 अक्टूबर और हम कर रहे होंगे न्यूज एनालिसिस। आप लोग चाहे तो मुझे मेरे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में और कर देना प्लीज। तो आज माने 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थडे एनिवर्सरी को, और इसके उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में वैसे तो आप जानते होंगे और इनके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं कर लूंगा। इनका बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, 1875, और इनकी डेथ हुई थी 1950 15 दिसंबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे इंडिया के, हमारे आजाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये हमारे होम मिनिस्टर थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंडर। इन्होंने 560 स्कैटर्ड स्टेट्स को इंडिया में जोड़ा और सिर्फ एक प्रॉब्लम को छोड़ दिया था, और वो इतनी बड़ी नहीं थी, वो थी प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, और उसका ही मैटर आज तक नहीं सुलझा। इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और आज के दिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप सभी को इसका आंसर कमेंट्स में देना है। दैट हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू इंडिया? हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू इंडिया? हु शिजिन, फाहाइन, इब्न बतूता, या नन ऑफ द अबव? नोटा। आपको इसका सभी को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। नाउ द पर्सन इन न्यूज, व्लादिमीर पुतिन। देखो वैसे तो ये बने रहते हैं न्यूज में, ठीक है, ये रशिया के डिक्टेटर हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये न्यूज में बने रहते हैं। बट अभी ऐसा क्या हुआ है आजकल में? तो एक्चुअली हुआ यह है कि इन पे एक इल्जाम लगा है, और इल्जाम है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कि जो यूनाइटेड किंगडम की एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रस, उनका फोन हैक करवाया है व्लादिमीर पुतिन ने। उनका मोबाइल फोन, वो किससे बात कर रही थी, क्या क्या बातें कर रही थी, वो हैक कराया है व्लादिमीर पुतिन ने। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि व्लादिमीर पुतिन को ऑलरेडी पता था कि कब लिज ट्रस की सरकार गिरने वाली है और बहुत जल्दी कोई और पावर में आने वाला है। इनफैक्ट इनको ये भी पता था, कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है, क्योंकि रशिया में इस टॉपिक के ऊपर बात हुई है और काफी सारे जो जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट थे, जो जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट थे, वो इस बात को लेकर शॉक थे कि रशिया इतना अच्छा प्रेडिक्शन कर पा रहा है, जबकि अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लिज ट्रस का फोन हैक हुआ था। इसकी वजह से उनको ये वाली बातें पता थी। बात दरअसल ये थी कि रशिया जो है, रशियन गवर्नमेंट, रशियन फेडरेशन को ऑलरेडी पता था कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो गिरने वाली है, और इसको लेकर जो लिज ट्रस हैं और जो उनकी टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है कि कहीं रशिया न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, क्योंकि उस टाइम पर यूके में सरकार गिर रही होगी। मतलब सरकार तो नहीं गिर रही होगी, पर एक प्राइम मिनिस्टर जा रहा होगा और एक आ रहा होगा। सही से उसने टेक ओवर भी नहीं किया होगा पोस्ट का। तो इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ की गवर्नमेंट टेंशन में थी कि अगर मान लो अटैक हो जाता है तो ऐसे में यूके क्या करेगा, अगर यूक्रेन पर होता है या कहीं और होता है। अच्छा, यूके इतनी टेंशन में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली देखा गया है कि यूके ने इनडायरेक्टली अटैक किया है रशिया पर, इनडायरेक्टली अटैक किया है यूक्रेन के थ्रू। ब्लैक सी में, ब्लैक सी में जो भी रशिया की जितनी भी पाइपलाइंस थी, गैस की पाइपलाइंस, उन सभी पर अटैक करा गया है यूके के थ्रू। और कहीं ना कहीं ज्यादा इन्होंने डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करा, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देखो यूके में आने वाली है ठंड, और जब यूके में ठंड आती है ना, तो सब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, उसको भी इनको मेंटेन करना है, इन्हें उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से इन्होंने रशिया की वो जो पाइपलाइंस थी उनको पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया, पर हाँ अटैक जरूर किया है उन पर। और देखो रही बात फोन हैक की, तो उस पे जो यूके की गवर्नमेंट है उसका कहना यह है कि देखो हमें पता चला है कि जो लिज ट्रस का मोबाइल था, जो लिज ट्रस का फोन था, उसको हैक किया गया है। कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं करा गया है कि जो ऋषि सुनक है उनका भी मोबाइल हैक था क्या, या उससे पहले जो बोरिस जॉनसन थे उनका भी हैक था क्या। बट हाँ, ये कंटिन्यूअसली होता आ रहा होगा डेफिनेटली कि व्लादिमीर पुतिन ने किसी का मोबाइल हैक करवाया है। ठीक है। सो नाउ रिसेंटली यानी कि 30 अक्टूबर 2022 को एक कंट्रोवर्सी अराइज हुई है दो बड़े यूट्यूबर्स, दो बड़े एडटेक फाउंडर्स, दो काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स और दो काफ़ी बड़े टीचर्स के बीच में। कंट्रोवर्सी एक्चुअली ये है कि अमन दत्तरवाल, जो कि फाउंडर है अपनी कक्षा के, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं किस पर? फिजिक्स वाला पर, पीडब्ल्यू पर, कि उन्होंने उनके टीचर्स की पोचिंग करी है। एक्चुअली उन्होंने पीडब्ल्यू को, यानी कि फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू को बताया है पैसे वाला। ठीक है, तो एक्चुअली उनका कहना यह है, अमन दत्तरवाल का, कि जो फिजिक्स वाला है अलग पांडे, वो और उनकी पूरी टीम हमारी पूरी टीम को ले गई है, जो हमारे
एडिटर्स थे, जो हमारे नोट मेकर्स थे, जो भी हमारी पूरी टीम थी, उनको तो ले गई है, साथ में टीचर्स को भी ले गई है। साथ में इनके टीचर्स को, सभी टीचर्स को बीच में कोर्स छोड़ कर गए हैं। अमन दत्त अग्रवाल ने अपनी जो वीडियो थी, जो उनकी रात को उनका सेशन था, उसको करते हुए बताया कि किस तरीके से पीडब्ल्यू की टीम एक-एक करके उनके सारे स्टाफ को ले गई है और जो उनकी अपनी कक्षा है, वो एक तरीके से इर्रेलेवेंट बन गया है। उसमें टीचर्स पढ़ाने के लिए नहीं है। अपनी कक्षा, अपना कॉलेज, जो उनका पूरा एडटेक था, वो पढ़ाने लायक नहीं बचा। एंड अमन दत्त अग्रवाल इज़ नॉट द ओनली वन जो ये कह रहे हैं। जो फाउंडर्स हैं ई सरल के जो फाउंडर्स हैं, उनका है कि जो पीडब्ल्यू की टीम है, वो एक-एक करके, ई सरल भी वैसे एक एडटेक कंपनी ही है और कहीं न कहीं अपनी कक्षा से बड़ी है। उनका भी यही कहना है कि जो पीडब्ल्यू की टीम है, वो एक-एक करके इनके टीचर्स की पोचिंग कर रही है। अब पोचिंग वर्ड क्या है? उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम जानते हैं कि कैसे पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में एक ही बात सर्कुलेट कर रही है। हर जगह पीडब्ल्यू की पोचिंग के बारे में डिस्कशन है। सिर्फ यूट्यूबर्स ही नहीं, जो सबका यही कहना है कि पीडब्ल्यू इज अ इंस्टीट्यूट, इट्स अ कंपनी, इट्स अ स्टार्टअप, एडटेक स्टार्टअप। तो वो भी वही प्रैक्टिस करेंगे जो सभी स्टार्टअप्स करते हैं। इनके साथ में जैसे कि मैंने बताया, ई सरल है, अपनी कक्षा है, इसके साथ एडुहैप, फॉर्मरली एडु मंत्रा, इनके फाउंडर भी जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात बताई कि इनके भी टीचर्स एक एक करके जाए जा रहे हैं और यही नहीं, ऐसे कई और छोटे एडटेक हैं जिनके टीचर्स यहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं। यह है कॉमर्स बाबा। इनका कहना यह है कि जो कॉमर्स की कम्युनिटी है, वहाँ के टीचर्स भी जा रहे हैं। जो फिजिक्स वाला, कॉमर्स वाला लेकर आया है, उसमें उनको चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि साइंस में पहले से ही थे फिजिक्स वाला के थ्रू, बट क्योंकि कॉमर्स में वो अपना पूरा जो स्टार्टअप है उसको चला नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने कॉमर्स के जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, उनको एक्वायर करना, उनकी कोचिंग करना शुरू कर दिया है और अपने पेड कोर्स में डालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ही नुकसान हो रहा है। नाउ हमारा टॉपिक क्या है? क्या हमारा टॉपिक इन दोनों की कंट्रोवर्सी को समझना है या क्या? हमें एक्चुअली समझना है कि जो एडटेक है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसमें क्या चल रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया के एनवायरनमेंट की बात करें एजुकेशन में, तो यहाँ हो ये रहा है कि जो बड़ी एडटेक कंपनीज़ होती हैं, वो 2 तरीके से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करती हैं। एक्चुअली 3 तरीके से, जो कि एक तो बहुत ही फेयर और सही तरीका है। एक्चुअली देखो, कानून की नज़रों में कुछ हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप एक्वायर नहीं कर सकते, आप टीचर्स की कोचिंग नहीं कर सकते। बट कुछ एथिक्स होते हैं और बिज़नेस के लिए जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, उसमें एथिक्स बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। अब जो एक कंपनी होती है ना, वो 3 तरीके से ग्रो कर सकती है। पहला, अपने कुछ अच्छे कोर्सेज़ निकाल कर स्टूडेंट्स को एक्विज़िशन करके। दूसरी वो तरीका अपनाती है मार्केटिंग से। जैसे कि आप बायजूस को देखो, बायजूस की मार्केटिंग में एसआरके, शाहरुख खान होते हैं। वो कितना पैसा खर्च करते हैं शाहरुख खान के लिए। अनअकैडमी में सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी होते हैं। वेदांतु में आमिर खान है। ये सभी लोग इनकी मार्केटिंग करते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। ये सभी एडटेक्स, जहाँ पे इन्हें पैसा लगाना चाहिए स्टूडेंट्स की एजुकेशन पर, ये पैसा लगा रहे हैं मार्केटिंग पर। और तीसरा इनका तरीका होता है अपनी टीम को बढ़ाकर, अपने नंबर ऑफ जो इनके अंडर एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे स्टाफ हों, चाहे एडिटर्स हों, चाहे नोट मेकर्स हों, उन सभी को बढ़ाकर। अब वो उसके भी 2 तरीके हैं। उसके 2 तरीके, पहला तो ये है कि जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो छोटी एडटेक कंपनीज़ हैं, उनका एक्विज़िशन करके अपने में जोड़कर। जैसे व्हाइट हैट जूनियर को बायजूस ने जोड़ा। बायजूस का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो एक्विज़िशन रहा है, वो व्हाइट हैट जूनियर रहा है। तो ऐसे ही कुछ स्टार्टअप्स को जोड़ लेना अपने अंडर। ये तो एक तरीका है अपनी टीम को बढ़ाने का। और जो दूसरा तरीका है, वो और कोई नहीं है, वो टीचर्स का एक्विज़िशन ही है, टीचर्स का एक्विज़िशन। तो ये करते क्या हैं टीचर्स के एक्विज़िशन में, ये दूसरे स्टार्टअप से, दूसरी कंपनीज़ से, ये उन टीचर्स को ज़्यादा पैकेज चार्ज कर कर उनको अपनी कंपनी में ले आते हैं। अब देखो, ये गलत नहीं है। अगर हम इंडिया का सिनेरियो देखें, तो टीचर्स काफ़ी एक्सप्लॉइट होते हैं और उनकी सैलरी अच्छी नहीं होती। ऐसे में जब स्टार्टअप्स उनको अच्छी सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं, तो टीचर्स के लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है उसको अवेल करना। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स का लॉस आता है, क्योंकि एक ही टीचर एक-एक साल में 2-2 कोचिंग तक बदल लेता है कई बार। अब जैसे हम बात करें मोहन भार्गव, आई थिंक यही नाम है अगर मैं सही जा रहा हूँ तो, ठीक है? तो ऐसी आई थिंक कुछ ऐसी मिलता-जुलता नाम है उनका। वो हैं किसके, फिज़िक्स के आई थिंक टीचर हैं वो। पहले वो एलन में थे, उससे पहले वो बंसल क्लासेस में थे, ठीक है? ये कोटा की क्लासेस हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कराते हैं वो। उन्होंने एलन छोड़ा और अब वो गए अनअकैडमी में, और आप सुन के यकीन नहीं करेंगे, उनका अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, लोगों का ये कहना है कि उनका जो पैकेज है वो 30 सीआर है, 30 करोड़ का पैकेज है उनका। तो टीचर्स की कहीं न कहीं सैलरी में अगर वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये अच्छा ही है। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है कि टीचर्स को इतना सैलरी देना, क्या एक टीचर वाक़ई में ऐसा है कि वो 30 करोड़ ले रहा है?
और इस जो ये कंपटीशन है, इसको इतना अनलॉफुल कर देना, इससे कहीं न कहीं ये अपने कोर्सेज़ के जो उनके कोर्सेज़ होते हैं ना, उसके जो प्राइसेज़ होते हैं वो हाइक करते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ये अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम करता है। पर ये कर कैसे पाते हैं? इनके पास पैसा इतना कैसे आता है कि ये 30-30 करोड़ अपने टीचर्स को ऑफ़र कर पा रहे हैं? उसका सिंपल एक कारण है, वो है इनकी फंडिंग, स्टार्टअप्स की फंडिंग। स्टार्टअप्स की फंडिंग अगर आप देखो फिन ट्रैकर की रिपोर्ट, तो उनके अकॉर्डिंग 2020 में 3 डील्स के साथ डॉलर 1.87 बिलियन 1.8 लगभग-लगभग 2 बिलियन डॉलर 2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स देखी गई थी इंडियन स्टार्टअप्स में। कौन से? एडटेक स्टार्टअप्स, ओनली एडटेक स्टार्टअप्स में, ठीक है? अगर अभी आप देखो 2021 में एकदम बूम आया, ठीक है? 21 में बहुत ज़्यादा एकदम शूट अप आया, हर चीज़ में, उनके कोर्सेज़ में अवेल करने में या हर लगभग-लगभग हर चीज़ में। कोविड-19 आया, 2020 में लॉकडाउन्स हुए तो स्टूडेंट्स ने कहीं न कहीं अप्रोच किया था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया और 2020 एंड आते-आते सभी इन्वेस्टर्स को पता चल गया कि फ्यूचर इज़ व्हाट? एडटेक। उनको ऐसा लगने लगा कि एडटेक ही अब फ्यूचर है, तो उन्होंने कहीं न कहीं इतनी इन्वेस्टमेंट्स करी कि कई सारे तो यूनिकॉर्न्स बन गए। जैसे कि बायजूस तो पहले से था, अनअकैडमी है, फिज़िक्स वल्लाह, ये सभी फिज़िक्स वल्लाह इज़ 101th स्टार्टअप व्हिच गेट द मेंबरशिप ऑफ यूनिकॉर्न क्लब। यूनिकॉर्न क्लब होता है जब हमारी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है। तो 2021 में देखा जाए तो 163 डील्स के साथ अराउंड 7 बिलियन डॉलर 6 बिलियन डॉलर 6 बिलियन डॉलर के अराउंड जो है इन्वेस्टमेंट्स आई थी एडटेक स्टार्टअप में। और अब दोबारा से ये ग्राफ नीचे जा चुका है। कहीं न कहीं जो कोटा के सभी लॉकडाउन्स को हटने के बाद, सभी कुछ हो जाने के बाद जो कोटा के और जो मुखर्जी नगर के दिल्ली में, जो ओल्ड राजेंद्र नगर के जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स, जितने भी कोचिंग्स हैं, वो दोबारा से खुल चुके हैं। अगर हम बात करें खान सर की, ठीक है, खान सर जो पटना से हैं, उनकी कोचिंग बंद जब हुई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही आए, पर उन्होंने पेड कोर्सेज़ तब नहीं दिए थे। बट वो तब उस टाइम पर यूट्यूब पे आए थे और देखते-देखते 3 साल में वो इंडिया के सबसे बड़े टीचर बन गए। और अब देखा जा रहा है कि उनकी कोचिंग दोबारा से खुल गई है। उनकी कोचिंग में एक टाइम पर 200-200, 300-300 स्टूडेंट्स बैठते हैं और ऐसे टीचर्स को कहा जाता है स्टार टीचर्स। स्टार टीचर्स स्टार टीचर्स को बहुत ज़्यादा पैकेज मिलते हैं, ठीक है? जैसे 30 करोड़ की हम बात कर रहे थे। तो ऐसे स्टार टीचर्स को कई सारे पैकेजेस तो मिल जाते हैं, बट ये टॉक्सिक कल्चर को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। बट इन सब में सबका पक्ष क्या है? अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, उनका कहना है। अगर हम टीचर्स की बात करें स्पेसिफिकली तो उनका क्या कहना है? तो इसके ऊपर बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ये कहना है, जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से टीचर्स की कोचिंग होती है, उनका कहना ये है कि जस्ट बिकॉज़ टीचर्स हमारे जो इंस्टीट्यूट है, उसको दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए बीच में ही छोड़ देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स का कोर्स होता है, जो स्टूडेंट्स ने परचेज़ कर रखा होता है, वो बीच में रह जाता है। कई स्टूडेंट्स कोर्सेज़ इसलिए ही परचेज़ करते हैं क्योंकि उनमें उनका फेवरेट टीचर्स होते हैं। ठीक है, सपोज़ टीचर ए है, अब स्टूडेंट्स ने टीचर ए के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया, कोई कोर्स परचेज़ किया, मान लो 50,000 का कोई कोर्स परचेज़ किया। अब कोर्स के चलते बीच में ही वो टीचर तो छोड़ के चला जाता है कोचिंग, तो जो स्टूडेंट्स का पैसा है वो तो बर्बाद हो गया ना। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, जो राइज़ करते हैं वो इंस्टीट्यूट्स जिनकी तरफ से टीचर्स जा रहे हैं, ठीक है? जो पोचिंग का शिकार हैं। दूसरा पक्ष आता है टीचर्स का। टीचर्स का कहना ये है कि हमें अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो हम क्यों ना करें, है ना? तो ये बात गलत नहीं है उनकी, जब उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो वो उसको अवेल क्यों ना करें? या आप दो उनको उतनी अच्छी सैलरी। और वो पॉइंट आता है उन बड़े एडटेक की तरफ से जो कोचिंग करते हैं। उनका कहना ये है कि हम तो अच्छे टैलेंट को अंडर वन रूफ लेके आते हैं। हमारा तो बस इतना टारगेट है। तो पर इसका देखो मैटर क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? ये इश्यू है। क्या इसका वाक़ई में कोई सॉल्यूशन है? तो देखो सॉल्यूशंस कुछ हैं और ये एक साथ नहीं होंगे, ये धीरे-धीरे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली देखा गया कि जो अडानी ग्रुप है, गौतम अडानी लेड अडानी ग्रुप और जो रिलायंस है, मुकेश अंबानी लेड, ठीक है, रिलायंस, इन दोनों के बीच में एक डील हुई। जैसे कि आपको देखा जा रहा होगा कि जो अडानी ग्रुप है और रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आरआईएल, तो ये दोनों ना लगभग-लगभग हर सेक्टर में एक-दूसरे के सामने खड़े हैं आज के टाइम पर। चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, ठीक है? हर चीज़ में ये दोनों एक-दूसरे के सामने खड़े हैं। इनफैक्ट अभी मीडिया में भी अगर एनडीटीवी का एक्विज़िशन देखो और इनका न्यूज़ 18 का, रिलायंस का न्यूज़ 18 का एक्विज़िशन देखें, तो ये दोनों लगभग-लगभग हर सेक्टर में एक-दूसरे के सामने खड़े हैं। तो एक समझदार कंपनी का क्या काम होता है? इन्होंने एक नो पोचिंग डील साइन किया। नो पोचिंग डील के अंडर ये जो सेक्टर में है, सपोज़ ग्रीन एनर्जी की ही बात करते हैं, अगर ग्रीन एनर्जी में है, तो जो ग्रीन एनर्जी के एम्प्लॉइज़ अडानी के होंगे, वो अंबानी नहीं खरीदेंगे और जो अंबानी के होंगे, वो अडानी नहीं खरीदेंगे। इससे एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। यूएस गवर्नमेंट ने यूएस के जो कोर्ट है,
उसने इसको बैन कर दिया है, नो पोचिंग डील को बैन कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इसकी वजह से जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनका एक्सटॉर्शन होता है, उनको उनको जो सुविधाएँ मिल सकती हैं, जो उनको करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, वो उनको नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एस नाम का एम्प्लॉयी है, अब वो एस अगर कंपनी ए में काम करता है और उसको बी से अच्छा ऑफ़र आ सकता है, वो बी में अच्छा काम कर सकता है, बट जस्ट बिकॉज़ नो पोचिंग डील की वजह से बी उसको एक्वायर ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती है कि जो एस है, उसको जो अपॉर्च्युनिटी मिल सकती थी, वो उसको नहीं मिलती और इसकी वजह से जो कंपनी ए है, वो उसको और ज़्यादा एक्सॉर्ट करती है, उससे और ज़्यादा काम निकालती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो बंदा है ना, ये जिस फ़ील्ड का एक्सपर्ट है, उस फ़ील्ड का जो हमारा कॉम्पिटिटर है ना, वो इसको ले ही नहीं सकता। एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी खड़ी होती है। तो अभी स्टेप्स क्या, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कोचिंग इंस्टीट्यूट के एस्पेक्ट पर, तो देखो वो क्या कर सकते हैं, वो लीगल जा सकते हैं, ठीक है? जो कि एक बहुत डर्ट फैलाने वाला काम होगा। इसलिए 2 तरीके से ये काम हो सकता है। पहला, स्टूडेंट्स की तरफ से। देखो स्टूडेंट्स कुछ समझदार नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टार टीचर है, मान लो ए, वो अगर अभी कंपनी सी में काम करता है और वहाँ पे 50,000 का कोर्स स्टूडेंट ने ले लिया उसकी वजह से और वो चला गया कौन-सी डी कंपनी में, तो फिर वहाँ पे उस स्टूडेंट को लॉस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि उनको ना टीचर्स के पीछे नहीं भागना। स्टार टीचर्स जो हर एग्ज़ाम के लिए एक ना एक स्टार टीचर होते हैं, उनके पीछे नहीं भागना होगा। और जो दूसरा मेजर होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। गवर्नमेंट को भी कुछ मेजर लेने पड़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स लेने होंगे। उनको पड़ेंगे जो कह सकते हैं हम एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं एडटेक कंपनीज़ के थ्रू, उनको रोका जा सके जिनकी वजह से। नाउ साउथ कोरिया से एक बहुत बड़ी दुःख भरी न्यूज़ बाहर आ रही है कि वहाँ पर स्टैम्पीड की वजह से, स्टैम्पीड मैं आपको बताऊँगा क्या होता है, वहाँ पर स्टैम्पीड की वजह से मोर देन 150 प्लस जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ये यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने 153 दे रखा है, कुछ जगह पर 150 लिखा है, कुछ जगह पर 149 है, बट अगर अधिकतर देखा जाए तो 150 प्लस ही देखा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया में 153 पीपल्स की डेथ हो चुकी है, किसकी वजह से? एक स्टैम्पीड की वजह से। एक्चुअली स्टैम्पीड होता क्या है? देखो, जब एक ही जगह पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए कि वहाँ पर सफोकेशन हो जाए, वहाँ खड़े होने की जगह ना बचे, उसको कहते हैं स्टैम्पीड। तो हुआ क्या एक्चुअली कि कोरिया में ना, साउथ कोरिया में बहुत टाइम से लॉकडाउन था, बहुत टाइम से सब बंद पड़ा था, तो लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, काफ़ी ज़्यादा वो बाहर निकलना चाहते थे। ये लॉकडाउन हटा 1-2 दिन पहले और गवर्नमेंट ने, जो साउथ कोरिया गवर्नमेंट है, अगर आप वहाँ पर लोगों को देखो, तो जो वहाँ के लोग हैं वो मेनली जो मेजॉरिटी है वो एथियस्ट हैं। एथियस्ट होते हैं जो किसी भी धर्म वगैरह में नहीं मानते, एथियस्ट। और जो दूसरी आती है उसके बाद वो आती है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी क्योंकि यूके ने कोरिया पे राज किया, इसकी वजह से कहीं न कहीं वहाँ क्रिश्चियनिटी आई। तो क्रिश्चियनिटी काफ़ी सेकंड नंबर पे देखी जाती है वहाँ पर। तो इसलिए इसकी वजह से जो क्रिश्चियंस के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको मनाया जाता है और हैलोवीन उनमें से एक है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर हैलोवीन पार्टी करेंगे और वहाँ पे लोग गैदर हो सकते हैं। और ये सुनकर कोरिया की बहुत एक बड़ा चंक वहाँ पर आया। अब इसके 2 तरीकों से आया। एक तो तरीका यही था कि हैलोवीन पार्टी की वजह से, दूसरा तरीका आया एक अफ़वाह की वजह से। अफ़वाह ये थी कि जो बीटीएस ग्रुप है, उसका इनमें से कोई एक मेंबर वहाँ पर खड़ा है, मास्क और कैप वगैरह लगाकर अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा है, ठीक है? एक बार के बाहर खड़ा है। इसकी वजह से एक अफ़वाह पूरे जो है उस रीजन में फैली कि वहाँ पर कोई बीटीएस का सेलिब्रिटी है और उसको देखने के लिए लोग गए हैं। तो पहले अफ़वाह फैली थी कोई सेलिब्रिटी और बाद में कहीं न कहीं अफ़वाह बढ़-बढ़कर बीटीएस तक पहुँच गई और इसके ऊपर कई सारे वर्ल्ड लीडर्स ने इसके ऊपर शोक दिखाया और कहा है कि हम बीटीएस के साथ हैं। अगर आप बात करो यूके की, फ्रांस की, यूएस की, इंडिया की, जापान की और बाकी सभी देशों की, चाइना है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन्हीं सब देशों का कहना है कि काफ़ी बुरा हुआ क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक अजीब से तरीके से हुआ कि अफ़वाह चल गई, सेलिब्रिटी आ गया, लोग पहुँच गए। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जो 150 से ऊपर जो थे, वो सभी के सभी यूके के थे, वो सॉरी कोरिया के थे। उनमें से कई सारे अराउंड 20 कहा जा रहा है, 19 या 20 के अराउंड जो काउंटिंग थी वो चाइनीज़ नेशनल थे, जो कि फॉरेस्ट थे, जो कि फॉरेन टूरिस्ट थे या फिर वहाँ पर किसी काम से गए हुए थे काफ़ी समय से। तो वो चाइनीज़ नेशनल भी वहाँ पर मारे गए हैं। एंड इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ देखा गया है। ये चीज़ें साउथ अरेबिया के टाइम पर जो मक्का है, 2015 में देखी गई थी, जहाँ पर 2300 पीपल की डेथ हुई थी। मक्का जो कि इस्लाम की काफ़ी होली प्लेस है और अभी ये साउथ कोरिया में भी देखी गई। साउथ कोरिया में ये 2022 में अभी देखी गई है, जहाँ पर 150 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है और वो देखी गई थी 2015 में। और उसके अलावा
अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो वहाँ पर भी लगभग इसी काउंटिंग में देखा गया था, इसी साल की स्टार्टिंग में। इंडिया में भी हुआ था 2013 में मध्य प्रदेश में, वो भी एक रिलीजियस फेस्टिवल था जहाँ पर लगभग 120 लोगों की डेथ हुई थी। कोट d'Ivoire, कोट d'Ivoire एक कंपनी जिसको हम आइवरी कोस्ट भी कहते हैं, 2013 में वहाँ पर भी 500 से ऊपर लोगों की डेथ हुई थी, अराउंड 650 के अराउंड पीपल्स की डेथ हुई थी। ईरान में 2020 में 56 पीपल की डेथ हुई थी, इसी की वजह से, स्टैम्पीड की वजह से, मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड पुलिस की वजह से। और यही मिसमैनेजमेंट देखा गया था इथोपिया में भी। यूरोप के 2 देश, पहला 2016 में इथोपिया में 52 पीपल्स की डेथ हुई थी, और उसके बाद तांज़ानिया में देखा गया था कि 45 से लेकर 50 पीपल्स की डेथ हुई थी पिछले साल कोविड में। और वो भी तभी हुई थी जब कोविड का लॉकडाउन खत्म हुआ था। और इजराइल में भी पिछले साल कोविड के बाद ही ये चीज देखी गई थी कि जब लॉकडाउन ओवर हुआ और एक पर्टिकुलर गैदरिंग हुई तो वहां पर भी अराउंड 50 सिविलियंस की डेथ हुई थी। अच्छा, अगर हम बात करें कि स्टेप्स क्या लिए जा सकते थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो देखो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सब ज़्यादा एक्सपर्ट्स के थ्रू अराइज करी जा रही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ व्हाट, ऑफ गिविंग सीपीआर। देखो सीपीआर क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। और अभी भी जब मीडिया ने वहां पर रिपोर्टिंग करी, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, तो वहां के कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको सीपीआर देना आता ही नहीं था। अब देखो सीपीआर क्या है और ये क्यों दिया गया और क्यों देना चाहिए था, और हुआ क्या था कि सीपीआर देने की जरूरत पड़े। तो हुआ कुछ ऐसा था कि काफ़ी कम जगह में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्राउड वहाँ पर आ गया था, और इतना ज़्यादा आ गया था, ये क्राउड जब एक बड़े स्पेस में था, उसके बाद ये क्राउड धीरे-धीरे गली में घुस गया। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ एक बार था और लोगों का यही कहना था कि ये जो बार है, ये बार यहाँ पर एक सेलिब्रिटी खड़ा है, ठीक है? और जब ये अफ़वाह चली तो सभी का सभी क्राउड इधर की तरफ शिफ्ट होता चला गया और कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ गए। और जैसे ये भीड़ आगे बढ़ती रही, तो जो आगे के लोग थे ना, अगर ये देखा जाए तो आगे के जो, जैसे ये भीड़ आगे बढ़ती रही तो आगे के लोग तो गिर गए नीचे, और बाकी जो पीछे के लोग थे वो उनके ऊपर खड़े हो गए, जिसकी वजह से वो सफोकेट हो गए नीचे जो लोग थे। और सिर्फ नीचे ही नहीं, ऊपर वाले लोगों में भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन देखा गया, जिसकी वजह से लोगों में कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम देखी गई है। और जो 150 से ऊपर के लोग हैं ना, सभी को कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। और ये जो स्टैम्पीड होता है ना, इसमें कार्डियक अरेस्ट होता है, सफोकेशन होती है, जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, हम ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये डेथ होती है। स्टैम्पीड में होता ही ये है, और इसीलिए कहा जाता है कि उस समय में सीपीआर देना बहुत ज़रूरी है। सीपीआर एक एक कह सकते हैं मिरेकल साबित हो सकता है ऐसे समय में, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि दिया ही नहीं गया, उसके बाद कई सारे लोगों को दिया गया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब हमने दिया, तो हमें उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि जिस को हम सीपीआर दे रहे थे, वो ऑलरेडी डेड है, हम एक डेड बॉडी को सीपीआर दे रहे थे। कुछ लोग थे जो अवेयर थे वहाँ पर, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं था, जो वहाँ से उसके बाद चले गए। बाद में जब मेडिकल टीम आई, डॉक्टर्स आए और जो पुलिस थे, जो अवेयर थे, उन्होंने ट्राई करा, कुछ की जान भी डेफिनेटली बचाई गई, वरना ये जो जो फिगर थी ये 200 के अराउंड जा सकती थी, ये 150 के अराउंड रुक गई है। ये इसी वजह से, क्योंकि कुछ लोग अवेयर थे, ठीक है? और सीपीआर देने की टेक्निक क्या है? सीपीआर देने के लिए 3 बातें जाननी ज़रूरी हैं कि वो डिपेंड करता है उसको देना एडल्ट्स, चिल्ड्रन फ्रॉम 1 टू 8 ईयर्स और इन्फेंट, इस एज ग्रुप के बीच। अगर कोई एडल्ट है, माने 8 साल से बड़ा है, तो उसको दोनों हाथों से दिया जाता है, 2 इंच तक प्रेस किया जाता है दोनों हाथों से, इस तरीके से। अगर कोई 1 से 8 साल तक का है, तो उसको एक हाथ से दिया जाता है 2 इंच प्रेस करके, वो भी इस तरीके से, आप देख सकते हैं फिगर में। और तीसरा, अगर कोई इन्फेंट है, अगर कोई 1 साल से छोटा बच्चा है, तो उसको सिर्फ 2 उँगलियों से दिया जाता है और 1.5 इंच प्रेस किया जाता है उसके चेस्ट पर। नाउ हम वापस आएंगे आज के अपने सवाल पर, दैट हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू इंडिया। चाइना से पहला ट्रैवलर इंडिया के लिए कौन था? ऑप्शन ए हु शिजिन, ऑप्शन बी फाहाइन, ऑप्शन सी इब्न बतूता, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फाहाइन। फाहाइन आए थे इन अर्ली 5th सेंचुरी इंडिया में। अर्ली 5th सेंचुरी में वो इंडिया आए थे, तब गुप्ता एम्पायर चल रहा था इंडिया में, ठीक है? और गए थे 14 साल बाद, 14 ईयर्स के बाद वो उन्होंने वापस से इंडिया को छोड़ा था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।